नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव जिसमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली एंड एग्जॉस्टिवली अलॉन्ग विद डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग, and it will be from various and varied newspapers like The Hindu, Live Mint, The Indian Express, also Financial Express, and आने वाले सेशंस में we will cover matter from down to earth, योजना and कुरुक्षेत्र as well। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा है 16 मई 2020, दैट इज आज के इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स, और हम देखेंगे विच न्यूज टू पिक अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड व्हाई। तो हमारा मेजर फोकस रहेगा कौन कौन से न्यूज़पेपर से कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इट विल बी फ्रूटफुल आल्सो फॉर द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, स्पेशली द स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो प्लीज फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। आई रिपीट, IAS टॉपर्स मंत्रा। इस पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से न्यूज आज के न्यूज़पेपर से पिकअप करने हैं हमें और क्यों पिकअप करने हैं। So the first news which has come up as important is on The Hindu page number 1. The new law for contract farming is going to come. The central government has announced under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package. तो हम देखेंगे contract farming का मतलब क्या है and which state became the first state to enact a law on contract farming in 2019. साथ ही हम देखेंगे Essential Commodities Act, वो अमेंड किया गया, डीरेगुलेट किया गया है कुछ गुड्स का सेल। क्या है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कौन सी ये गुड्स हैं। सेकंड, प्रेडिक्शंस ऑफ मॉनसून अराइवल। तो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड स्काईमेट सर्विसेज हर साल की तरह दोनों के वेदर फोरकास्टिंग में फर्क है। दोनों के वेदर फोरकास्टिंग रिगार्डिंग मॉनसून अराइवल में फर्क है। तो लेट अस सी व्हाट इज स्काईमेट सर्विसेज, लेट अस सी व्हाट इज द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर विच मिनिस्ट्री डज इट वर्क। थर्ड न्यूज कोविड-19 के ऊपर है। वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भी पैकेज दिया है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे आज, सेंटर्स नॉट टू डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज। तो डिफेंस टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ने नॉट दे दिया है। वी विल सी वेयर विल दिस डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज कम अप। नेक्स्ट, लॉकडाउन अनलॉकडाउन डिबेट, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है आज का। एंड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर पॉन्डरिंग ओवर कि कैसे लॉकडाउन खत्म किया जाए, स्टैगरिंग एग्जिट कैसे किया जाए। तो एक शॉर्ट डिस्कशन हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट, रशिया लॉन्चेस द कंसेप्ट ऑफ फ्री टेस्ट इन द वेक ऑफ राइजिंग केसेस अंडर कोविड-19 पैंडेमिक। और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है राइट टू हेल्थ का। हम देखेंगे और हम एडअप करेंगे इसको जीएस पेपर 2 पॉलिटी में, अगर कोई भी सवाल हेल्थ या राइट टू लाइफ से आएगा तो। नेक्स्ट, ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 6 तारीख को एक ऑर्डर पास किया। सो वी विल सी द अप्रैल 6 ऑर्डर गोइंग फॉर ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इज इट ओके? विल इट बी एबल टू रिप्लेस द ऑफलाइन प्रोसीडिंग्स एंड विल इट बी इफेक्टिव इनफ to be popular amongst the people or not? And last news, merchandise यानी गुड्स एक्सपोर्ट इंडिया का फॉल कर गया 60%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से हम लोगों ने उठाया है ऑन 16 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज। तो सबसे पहला न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, इट केम इन द हिंदू न्यूज़पेपर ऑन पेज 1, and that is the center has again announced some stimulus package under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, that is the self-reliant India mission, and this time the economic package is focusing upon agri marketing reforms. Also a new law for contract farming is going to come up, and in detail देखिए इस बॉक्स में दिया हुआ है सब कुछ। funds worth ₹1 lakh crore to be given to agriculture cooperative societies and farmer producer organizations and startups for boosting farm gate infrastructure। तो बहुत ज्यादा फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू के ऊपर है एंड इसके डिविडेंड्स लॉन्ग टर्म रहेंगे, सो इट विल यील्ड इन द लॉन्ग टर्म. Next, rupees 10,000 crore for formalization of micro food enterprises and cluster based farming approach. तो cluster approach farming में भी ensure करने के लिए 10,000 करोड़ का अलग से पैकेज दिया गया है. Next, rupees 20,000 crore for fishermen under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. So it can be considered another aspect of blue revolution to increase fisheries production over the next 5 years. Next, rupees 13,000 crore drive to achieve 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goat and pig. So animal husbandry and especially white revolution का एक aspect ये 13,000 करोड़ का investment. Next, rupees 15,000 करोड़ boost for animal husbandry infrastructure. ये भी allied activity पे focus कर रहा है. That means cropping के अलावा बहुत बड़ा focus fisheries और animal husbandry के ऊपर. Next, rupees 4,000 crore for promotion of herbal cultivation and 10 lakh hectares to be covered. With the rise of Ayush and herbal cosmetics, this was going to come up from the central government. Next, rupees 500 crore for beekeeping initiatives. This shows another aspect of allied activities of agriculture. And next, Essential Commodities 1955 Act to be amended to deregulate cereals, edible oils, oil seeds, pulses, onions and potato. Essential commodities में से ये cereals यानी food grains, edible oils और pulses, onion और potato deregulate किया जाएगा. इसका असर हम देखेंगे. And lastly, marketing reforms to be undertaken to provide adequate choice for farmers to sell produce at prices of their choice. So big booster dose is going to come up. ये long term इसका इम्पैक्ट दिखेगा. शॉर्ट टर्म मेजर फार्मिंग में मिसिंग है इस बूस्टर पैकेज में. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात चल रही है. सो लेट अस हैव अ बैकग्राउंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है और क्या इंडिया इसके लिए रेडी है या नहीं. सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ रिटन एग्रीमेंट होता है ये बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर फॉर प्रोड्यूसिंग. तो फार्मर एक बायर के साथ में एक एग्रीमेंट करता है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फॉर रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. दैट इज एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, कोई अदर अलाइड एक्टिविटी हो या क्रॉप कल्टीवेशन हो. एक एग्रीमेंट होता है प्रोडक्शन को लेकर फार्मर और बायर के बीच में. एंड इट कवर्स अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज राइट फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टिल पोस्ट प्रोडक्शन. तो प्री प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं. इन शॉर्ट वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में. एंड इवन द प्राइस क्वांटिटी एंड इवन द डिलीवरी शेड्यूल आर फिक्स्ड. तो एक रिटन एग्रीमेंट जिससे फार्मर को भी एश्योरेंस रहे दैट द बायर विल परचेज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. And for the buyer also it is a win-win situation because the buyer gets the best agriculture produce at cheaper prices as compared to the market. और इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर दिसंबर 2019 में एक न्यूज आया था. आई एम टेलिंग द एग्जैक्ट डेट, December 3rd, 2019. Tamil Nadu became the first state to enact a law for contract farming. So Tamil Nadu, यहाँ से GS prelims question might be asked in 2020 UPSC. That which state became the first state to enact a law on contract farming? It's Tamil Nadu. So this is all about the contract farming, and as per the contract farming law enacted by Tamil Nadu, every agreement has to be registered with a designated officer. तो एक designated officer रहेगा जिसके यहाँ agreement रिकॉर्ड और रजिस्टर करना पड़ेगा फार्मर को और बायर को. एक तरह से लीगल बैकअप देना है एग्रीमेंट को to avoid frauds in the contract farming agreements. So the central government's decision to bring a new law for contract farming will ensure better prices for the farmer, assurance for the farmer, and besides higher yield in the fields because contract farming में बहुत बड़े fields pick up किए जाएंगे across many farmers and it will ensure the pooling up of land for better produce. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अपने डिसएडवांटेजेस हैं. तो
आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन ऑफ द डे और डिस्कस करेंगे हम कल दैट इसके प्रोज क्या हैं, एडवांटेजेस, और इसके कॉन्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। और इसी न्यूज में एक और भी एडेड न्यूज था दैट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से डीरेगुलेट किया जाएगा कुछ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। So Essential Commodities Regulation Act 1955 passed by the Parliament in 1955 ensures the easy availability of essential commodities to customers and to protect them from exploitation by traders. तो customers या consumers को easy availability, and this act empowers the central government to regulate, produce, supply, distribute, store, transport एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो बहुत वाइडर एस्पेक्ट है रेगुलेशन का। आई रिपीट, प्रोडक्शन रेगुलेट हो रहा है, सप्लाई रेगुलेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट हो रहा है, स्टोरेज रेगुलेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट रेगुलेट हो रहा है, एंड प्राइस भी रेगुलेट एंड कंट्रोल हो रहा है। सो एज पर द एक्ट, विच एवर कमोडिटीज आर डिक्लेयर्ड अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट और आर रेगुलेटेड, उन सारे कमोडिटीज में ये सारे एस्पेक्ट्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करने का पूरा पावर आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। एंड दोज हु कमिट ऑफेंसेस अंडर द एक्ट विल बी पनिश्ड। एक्ट वाज पास्ड इन फैक्ट टू प्रिवेंट होर्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, टू एंश्योर दैट द एसेंशियल कमोडिटीज रीच टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो सब तक पहुंच सके ये कमोडिटीज और होर्डिंग प्रिवेंट हो सके, इसी के लिए ये एक्ट पास किया गया था। एंड इन अ रीसेंट अमेंडमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डिक्लेयर्ड मास टू बी एसेंशियल कमोडिटी, एंड एज सच मास का सेल और मास का प्राइस और मास का स्टोरेज सब कुछ रेगुलेट हो रहा है बाय द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से सीरियल्स, पोटैटोज एंड ओनियंस को डीरेगुलेट करने का मतलब होगा उसको फ्री कर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जीरो हो जाएगा उस जगह पे, कंप्लीटली मार्केट ओरिएंटेशन रहेगा इन गुड्स में सेल और परचेज को लेकर। सो दिस इज बीइंग डन टू एंश्योर दैट द फार्मर्स गेट मैक्सिमम प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स। सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। प्रीलिम्स में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। Okay, and in the mains in GS paper 3 or GS paper 2, question might come over the advantages and disadvantages of contract farming, or even in the interview the question might come that will contract farming be okay for our country? Are the farmers of our country ready for contract farming? और यहां से एक सवाल और निकल सकता है, was the government correct in deregulating cereals, potatoes and onions and edible oils from Essential Commodities Regulation Act 1955? तो इंटरव्यू क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 एंड बिसाइड्स इन टॉपिक से वैल्यू एडिशन आपको मिल सकता है एग्रीकल्चर के लिए। अगर कोई सवाल आएगा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यू कैन put in 20 words about contract farming. How is it going to be beneficial for the agriculture of the country? So that was all about these two news. Let us shift to the next news. Arrival of monsoons के ऊपर discussion शुरू हो गया है. So the arrival of monsoons is approximately in the June first week almost every year, except when the monsoons arrive early or when the monsoons arrive late owing to certain circumstances, certain global phenomenon like El Nino, La Nina and Indian Ocean Dipole effect. In short, there are many factors impacting the arrival of monsoons. और इस साल के अराइवल को लेकर इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, उसके बारे में कुछ न्यूज आया है। The IMD has forecasted a delay in the arrival of the monsoon over Kerala. So monsoon will arrive on June 5 as per IMD. While SkyMet, एक प्राइवेट फोरकास्टर, उसने अराइवल के बारे में कहा है इट एक्सपेक्ट्स इट टू अराइव अर्लियर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली बाय May 28. सो 1 वीक का डिफरेंस है दोनों के फोरकास्टिंग में। एंड लेट मी टेल यू, IMD हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया और एट प्रेजेंट ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में IMD हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली 1875 में
establishment. It is the principal organization of government responsible for weather forecasting and seismology. तो weather forecasting भी इसका function है and seismology, seismic studies भी इसका function है. Apart from that, meteorological observations, other observations of the climate भी इसका function है. वहीं स्काईमेट वेदर सर्विसेज, स्काईमेट एक प्राइवेट कंपनी है, 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. सो स्काईमेट वेदर सर्विसेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, हेडक्वार्टर्ड एट नोएडा, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया. तो ये पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड में इंडिया में. तो दोनों के वेदर फोरकास्टिंग में फर्क है. और मैं बता दूं यहां पे स्काईमेट का आज तक का वेदर फोरकास्टिंग गलत नहीं हुआ है. सो लेट अस सी हुज प्रेडिक्शंस गो करेक्ट दिस ईयर एज वेल. सो स्काईमेट और आईएमडी के ऊपर बैकग्राउंड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो तैयार कर लीजिएगा. एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कहां पे हेडक्वार्टर्स है और क्या इनके बारे में फेमस है. नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 के ऊपर न्यूज आया है. सेंटर बोरोज अनदर $1 billion फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 रिलीफ एंड फंड्स टू बी यूज्ड फॉर रिफॉर्मिंग द सोशल सिक्योरिटी नेट. सो द पैंडेमिक across the world has wreaked havoc, and in India too the most poorest and the most vulnerable communities are facing the brunt of this pandemic. And poorest and vulnerable communities को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has announced certain relief packages, और उसमें एक पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. So the World Bank also has come ahead. So World Bank also has come ahead to fund these schemes, and already World Bank ने $1 billion लोन दिया था इंडिया को हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए अप्रैल में. एंड अगेन विद इन अ मंथ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑफर्ड अनदर $1 billion that takes it to $2 billion help from the World Bank. और ये $1 billion जो अभी दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, it will be utilized in two places. First, $750 million will be allocated in the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to scale up cash transfer and free food grain distribution to vulnerable communities. जो अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया है under the Self Reliant India Mission. 8 crore individuals not having a ration card will be provided free food grain distribution for the next 2 months. तो इस जगह पे फंडिंग के लिए $750 million का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड रिमेनिंग $250 million सेकेंड फेज में आएगा. इट विल बी यूज्ड आफ्टर जुलाई 2020. फंडिंग एडिशनल कैश एंड इन काइंड बेनिफिट्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पोर्टेबल डिलीवरी सिस्टम्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और वर्ल्ड बैंक के अलावा और कौन सी एजेंसी है जिसने इंडिया को हेल्प दिया है कोविड-19 पैंडेमिक में? तो आपका ये टास्क है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, विच अदर बैंक और विच अदर एजेंसीज हैव कम अप विद प्रोवाइडिंग लोन और असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 को ही लेकर है, that the virus could kill 150,000 in Africa alone as per the estimates of World Health Organization. So Africa is facing the brunt of all the crises occurring across the world, and it is the poorest continent facing the most disasters, be it drought, be it flood. And it is righteously said that it is the poor who face all the disasters and are the first to die even. So the estimates about Africa are again reiterating this fact. अफ्रीका के लिए ये जो फिगर्स दिया WHO ने, ये बता रहा है दैट गरीब ही सबसे पहले मरता है किसी भी डिजास्टर में, और अफ्रीका से ज़्यादा गरीब और मैल न्यूट्रिशन प्रोन एरिया पूरे विश्व में नहीं है. सो बोथ ऑफ दीज न्यूज कैन बी कोरिलेटेड विद एनी क्वेश्चन और एसे कमिंग ओवर पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स और कोविड-19. आपको ये लिखना है. और जो पहला न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक को लेकर, दिस यू कैन ऑल्सो राइट इन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का ये अच्छा एडवांटेज है. इट्स एडवांटेज दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट मेनी ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कम अप टू फंड मेनी पुअर कंट्रीज, टू फंड मेनी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू काउंटर द इम्पैक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर और अ क्राइसिस.
तो वैल्यू एडिशन GS पेपर 3 हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन एड इट हियर. GS पेपर 1 ग्लोबलाइजेशन, यू कैन एड दिस एज वेल. नेक्स्ट न्यूज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, द हिंदू में ही पब्लिश हुआ है. सेंटर्स नॉट टू डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज. So the defense minister has given approval to launch defense test infrastructure scheme with an outlay of rupees 400 crore. And you can see it here. PIB का ये न्यूज है जो मैंने यहाँ पे, जिसका मैंने क्लिप यहाँ लगाया हुआ है, न्यूज क्लिप मैंने लगाया हुआ है. You can see it here. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह has approved the launch of defense testing infrastructure scheme DTIS. रुपीज 400 करोड़ का आउटले. एम क्या है? फॉर क्रिएटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस सेक्टर. एंड ये स्कीम 5 years के ड्यूरेशन में रन करेगा. एंड 6 to 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज ओपन अप किए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री. एंड दिस विल फैसिलिटेट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हेल्प मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट. तो एक बड़ा स्टेप अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमें इंडिया को हब बनाना है आगे चलकर. सो फॉर दैट केस वी डोंट ओनली नीड अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, वी ऑल्सो नीड द स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो यू कैन सी इट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 things are needed to boost up the defense manufacturing base in India. First is creating a hub of domestic defense and aerospace manufacturing, and second is creation of testing infrastructure. And as per the news, ये 6 to 8 test facilities में maximum they will come up in the 2 defense industrial corridors which have been proposed earlier by the government. तो defense corridors, defense industrial corridors already government ने propose किए हुए हैं. Let's see what this news is talking about. तो 2018-19 के बजट अनाउंसमेंट के तहत 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वर टू बी सेट अप इन द कंट्री, 1 इन उत्तर प्रदेश एंड अदर इन तमिलनाडु. एंड फोकस यही होगा, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर. और इंडिया केवल ये एम नहीं है कि खुद के नीड्स पूरी करें, इंडिया का एम ये भी है कि एक्सपोर्ट्स करें डिफेंस इक्विपमेंट्स का, ताकि इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके ऑन वन साइड, वो भी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड पॉइंट, इंडिया के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स की अर्निंग्स हो. एंड थर्ड पॉइंट, इंडिया का ग्लोबल इमेज इन्हांस हो जाए. सो यू कैन सी इट हियर, एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं यहाँ पे. अगर डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग बेस हम स्टैब्लिश करेंगे, एक तरफ तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सेकंड एक्सपोर्ट्स के कारण फॉरेक्स रिजर्व्स आएंगे, एंड थर्ड ग्लोबल इमेज एनहांस होगा, एंड इंडिया विल एमर्ज एज अ सुपर पावर इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया. और ये आप देख सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नोडल सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं. आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर एंड लखनऊ. ये सारे के सारे सेंटर्स वेस्ट यूपी एंड साउथ वेस्ट यूपी में है. सो आपका टास्क है, एटलस निकालिए, मार्क करना है आपको दीज 3 नोडल सेंटर्स. आई रिपीट, आगरा जस्ट साउथ ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ ऑल्सो क्लोज टू दिल्ली, नेक्स्ट चित्रकूट एंड झांसी इन द रीजन ऑफ बुंदेलखंड, एंड कानपुर एंड लखनऊ, द मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ डिफेंस कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया गया. 5 नोड्स उसके अंदर हैं. पहला चेन्नई, सेकंड कोयम्बटूर, थर्ड होसूर, फोर्थ सलेम एंड फिफ्थ तिरुचिरापल्ली. So extending throughout the Tamil Nadu state, this defense industrial corridor will boost up employment in that state as well. तो यहाँ से प्रीलिम्स में भी सवाल निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं मेंस में आने के. that what has India done or what should India do to enhance its defense manufacturing base, ये सवाल निकल सकता है. 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स, साइंस एंड टेक में. एंड आपका एक टास्क है, इंडिया का रैंक कितना है वेपन्स एंड आर्म्स एंड एमुनिशन इंपोर्ट करने में ग्लोबल लेवल पे, देख लीजिएगा. अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आया हुआ है. सो मेंस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, दिस इज एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट, मॉस्को बिगिंस फ्री एंटीबॉडी टेस्ट.
तो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस क्लाइम्स इन रशिया क्रॉसेस 2,60,000, सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और उसी के तहत द country has begun free antibody test to ensure maximum testing. टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, यही एक मंत्र सामने निकल के आ रहा है। WHO ने जो कहा हुआ है टू काउंटर द स्प्रेड ऑफ और कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। एंड व्हाई इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज टिल डेट राइट टू हेल्थ एक कंसेप्ट है। टिल डेट राइट टू हेल्थ का मतलब केवल इतना होता था that ensuring of accessible, affordable treatments and medications was taken as right to health. लेकिन don't you think that after the arrival of COVID-19 pandemic, even affordable and accessible testing infrastructure has come up, should be included in the concept of right to health? क्योंकि ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस डिपेंड करेंगे डायग्नोसिस के ऊपर, एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए वन नीड्स अ प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पेशेंट शुड बी टेस्टेड appropriately before giving of medications. तो GS पेपर 2 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू हेल्थ पे अगर कोई सवाल आया तो आपको ये इंक्लूड करना है, एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ right to health in India as well. And even in GS paper 3 science and tech health and disease में कोई भी टॉपिक आएगा आप that how to counter the spread of any disease or how to reduce the casualties, आपको लिखना है testing and testing should be the mantra of reducing the community transmission of COVID-19. So GS paper 2 and GS paper 3, be ready to add value of 20 words from this news. Next, let us shift to the next news. Merchandise exports drop over 60% in April. Nose dive कर गया ये exports, इंडिया के goods exports अप्रैल के मंथ में, all because of lockdown. और इसके reasons दिए हुए हैं यहाँ पे. Decline in exports has been mainly due to ongoing global slowdown, पहला reason, and second, aggravation due to current COVID-19 crisis. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, फैक्टर्स हैं। पहला था ऑन गोइंग ग्लोबल स्लोडाउन जो लास्ट ईयर से चल रहा था, उसका भी असर है, एंड सेकंड है ऑल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इनिशिएटेड टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ड्रॉप कर गए। एंड एज एक्सपेक्टेड केवल दो चीज़ों के एक्सपोर्ट्स बढ़े हुए हैं, दैट इज ड्रग्स एंड फार्मा, क्योंकि इंडिया ने अच्छे खासे ड्रग्स स्पेशली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन एंड सम एसेंशियल ड्रग्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं अदर कंट्रीज को, एंड ऑल्सो आयरन और एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। अदरवाइज ऑल अदर कम्युनिटीज सॉ नेगेटिव ग्रोथ। तो व्हाई एम आई टेकिंग अप दिस टॉपिक? हाउ डज हेल्थ क्राइसिस अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। और जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो डोंट यू थिंक दैट फॉरेक्स रिजर्व्स कम आएंगे, एंड सबसे बड़ी बात इसका असर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर पड़ेगा। So link this topic 20 words over any question coming from forex reserves, balance of payments or impact of health crisis on the economy. GS paper 3, link this news. Next, lockdown unlockdown debate. So the third phase of lockdown in India is going to end on 17th May. और उसके बाद staggering exit की बात की जा रही है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के वैलिड यहाँ पे थॉट्स हैं दैट लॉकडाउन रखा जाए अभी मई एंड तक या खत्म किया जाए। सो लॉकडाउन अनलॉकडाउन डिबेट इसी कंसेप्ट को कहा जा रहा है, एंड इंडिया इज फेस्ड विद अ पैंडेमिक बट द मेजर येट वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वरी इज द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हैज गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो in the last couple of months after the lockdown was initiated, and now the policy makers are grappling with difficult choices on relaxing the restrictions or going ahead with the lockdown. तो ऐसे केस में क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए लॉकडाउन खत्म करने के? और जैसा WHO ने कहा है ऑलरेडी दैट द वायरस इज गोइंग टू बी देयर, तो इन सच अ केस लॉकडाउन का विड्रॉल के पीछे कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। पहला, बिहेवियरल चेंजेस अमंग्स द पीपल। तो क्या लोगों में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स? इफ यस, then lockdown can be withdrawn gradually.
If not, lockdown should be extended. Second, migrant labor crisis और उनके घर की क्या कंडीशन है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है. If many households will not have ways to earn the livelihood in such a condition, there is no other way except to withdraw the restrictions and open up the economy gradually. And third factor जो govern करेगा लॉकडाउन अनलॉकडाउन डिबेट, वो होगा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. If the testing infrastructure is boosted up across the country, in such a scenario, lockdown can gradually be brought down while the testing is gradually boosted up to ensure that none of the cases go undetected. तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं. आपका यहाँ टास्क है, विच अदर फैक्टर शुड द गवर्नमेंट सी while going for reducing restrictions or removal of lockdown from the country. तो आपका ये टास्क है. विच फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स लिख दीजिए अपनी कॉपी में कि कौन से 5 फैक्टर्स को देखकर सरकार को विड्रॉ करना चाहिए लॉकडाउन पूरे देश से. एंड लास्ट न्यूज आज का इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल डिटेल में पब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की फंक्शनिंग के ऊपर. सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज पर द न्यूज हैव गॉन फॉर virtual courtrooms, arguing that physical hearings are not necessary for meeting the constitutional stipulation of open courts. तो hearing तो करना पड़ेगा. Court should be open. That's mandatory under the constitution. But instead of going for physical hearing of the cases, the Supreme Court has recently passed an order and authorized that the further hearings can be done by adopting technology measures such as video conferencing technologies, just to ensure that the robust functioning of judicial system is not affected. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन हियरिंग्स की जाएंगी अब. और ये इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है. वर्चुअल कोर्ट्स दूसरे देशों में भी आ चुके हैं. ऑलरेडी यूएस के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है टेलीफोन के द्वारा भी. एंड द हेग कॉन्फ्रेंस ऑन अप्रैल 16 on private international law announced a guide to good practice on the use of video link under the 1970 Evidence Convention. So future can be very well predicted. Future of courts is e-courtrooms and online proceedings. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उभर कर सामने आ रहा है. Will the physical hearings, will the online hearings be able to replace the physical offline hearings or not? और क्या इफेक्टिवनेस कोर्ट्स की उतनी रहेगी या कम हो जाएगी? तो यहां बहुत जरूरी है ये देखना कि टेक का रोल कहां कहां एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कर रही है या हाई कोर्ट्स कर रही है इंडिया में. तो द फर्स्ट थिंग, वर्चुअल कोर्ट रूम्स आ गए, दैट इज ई कोर्ट रूम्स आ गए. ऑलरेडी ई हियरिंग्स शुरू हो चुकी हैं इंडिया में. सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ ईमेल एंड मैसेजिंग सर्विसेज शुरू कर दिए गए हैं फॉर फाइलिंग ऑफ मैटर्स. तो ये अच्छी बात है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ मैटर शुरू हो गया है. दिस विल एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस. लेकिन साथ ही ये कंसेप्ट दैट फिजिकल हियरिंग्स की जगह पे ऑनलाइन हियरिंग्स होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. एंड दैट इज हियरिंग्स विल बी इम्पॉसिबल इन द केस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द सेम इफेक्टिवनेस, ऑल बिकॉज द ऑफलाइन हियरिंग्स हैव अ इनपुट ऑफ इमोशंस. तो इमोशंस के बिना हियरिंग इम्पॉसिबल है. और सबसे बड़ी बात है दैट अगर कुछ बहुत ही क्रिटिकल केसेस हुए जहां पे कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, और अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर ऐसा अगर हुआ दैट ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, इन सच अ केस इट माइट बी दैट एरर्स माइट क्रीप इन द जजमेंट. तो यहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं मशीन्स या टेक शुड सप्लीमेंट अस, नॉट रिप्लेस अस. फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स तभी तक फायदेमंद है जब तक वो ह्यूमंस को सप्लीमेंट करें एक्टिविटीज में. अगर रोबोट्स ही सारे काम करने लगे, रिप्लेस कर दें ह्यूमंस को हर जगह, तो मैसिव क्राइसिस एरप्ट कर जाएगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में. तो कुछ ऐसा ही यहां पे भी दिख रहा है. यस, ऑनलाइन हियरिंग्स के कुछ फायदे हैं. डेटाबेस क्रिएशन है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो जाएगी कोर्ट्स की, और कुछ पेंडेंसी केसेस की खत्म हो जाएगी. सो पेंडेंसी विल गो अवे. लेकिन घाटा भी है, इमोशंस के बिना हियरिंग्स इज इम्पॉसिबल, एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आर अनदर केस आउट हियर.
एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, ये एक बड़े डेंजर है इंडिया के लिए। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, इस पे मैं सवाल दूंगा आज दिस द क्वेश्चन ऑफ द डे में। एंड मैं आपकी जगह रहूंगा जीएस पेपर 2। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ओवर दिस। और ये सवाल क्या होगा हम देखेंगे अभी आगे। एंड सेकंड, वैल्यू एडिशन में कोई भी सवाल आएगा जुडिशरी के ऊपर, वी कैन लिंक दिस। So let us end the debate today. So let us end this session today with the expected questions. So the first question of the day: do you think the concept of e-courts and online judicial proceedings initiated by the Supreme Court will be able to match the effectiveness of normal offline courts? Effectiveness word यहाँ important है, इसको define करना ज़रूरी है इस question को approach करने से पहले। कितनी बार क्या होता है, हम यूपीएससी के मेंस पेपर में सवाल का आंसर लिख देते हैं बिना समझाए हुए कि उस शब्द का मतलब क्या, जो पाइवट शब्द है। तो ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। एंड व्हाई इज इट बीइंग सेड दैट दिस आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर वर्ल्ड फॉर एवर? तो हमेशा के लिए हमारा विश्व, हमारा जीवन, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी चेंज कर चुकी है। एंड इस चेंजेस में कुछ नेगेटिव चेंजेस तो मैक्सिमम रहेंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंजेस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। And question 2, critically analyze the pros and cons of contract farming. Do you think India should go ahead with it? If yes, then with what precautions? तो ये दोनों सवाल 15 मार्क्स के हैं। Try to attempt it. We will be discussing it within a couple of days on the YouTube channel IAS Knowledge Mantra. और इस सेशन के फ्री PDF के लिए आप आइए टेलीग्राम चैनल IAS Toppers Mantra पे। और अगर वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक, शेयर कीजिए वीडियो को, मैक्सिमम कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू द सेशन। दैट एंड्स द सेशन।